गुड इवनिंग फ्रेंड। कल जो है क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर का थर्ड चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्रम में नागार्जुन सागर बांध के बारे में बता रहे थे। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये तेलंगाना के गुंटूर जिले और आंध्र प्रदेश के नालगोंडा, इन दोनों राज्यों के, इन दोनों जिलों के सीमा पे बनाया गया है। अच्छा, इस परियोजना का नाम नागार्जुन पड़ा। नागार्जुन एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे दक्षिण भारत के। उन्हीं नागार्जुन बौद्ध विद्वान के नाम पे इस परियोजना का नाम नागार्जुन सागर परियोजना रखा गया। ये परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई की जाती है और इस परियोजना के माध्यम से 400 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। इस परियोजना के ही माध्यम से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठारी हिस्सा है, जो किसी समय बंजर और बेजान था, वो आज औद्योगिक क्षेत्र के विकास के चलते फल और फूल रहा है और वर्तमान में ये आधुनिकतम क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ये हिस्से गिने जाने लगे हैं। इसी बहुउद्देशीय परियोजना के क्रम में हम एक प्रमुख नहर परियोजना के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी नींव 1958 में तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय केंद्रीय गृहमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत के माध्यम से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस नहर परियोजना के माध्यम से पंजाब के फिरोजपुर शहर में सतलज और व्यास नदियों के मिलन स्थल पे एक बैराज बनाया गया, जिसे हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। और उस हरिके बैराज के माध्यम से बहुत ही बड़ी नहरें निकाली गईं, जिन नहरों की लंबाई 650 किलोमीटर तक है। ठीक, और इन नहरों के माध्यम से सुदूरवर्ती दूरी पे राजस्थान के जो सबसे पिछड़े, दुर्गम और शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ तक जल की पहुँचाई गई। इस नहर का विस्तार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टीबी नाम की एक तहसील है। हनुमानगढ़ जिला है और वहाँ पे टीबी नाम की तहसील है। वहाँ पे खैर नाम का जो गांव है, वहाँ पे इस नहर का विस्तार वहाँ पे राजस्थान में पहुँचता है और वहीं से विभिन्न तरीकों से या विभिन्न और सहयोगी नहरों के माध्यम से दूर दराज के राजस्थान के क्षेत्रों में इस नहर का पानी पहुंचाया जाता है, जिससे वो सारे सुदूरवर्ती राजस्थान के क्षेत्र जो विकास से अछूते थे, जहां पे मानवीय क्रियाकलाप और कृषि एकदम अछूती थी, मानवीय जीवन सामान्य नहीं था, सब कुछ बहुत दुर्गम था, इस नहर के बन जाने से ही पूरे राजस्थान के उन क्षेत्रों का कायाकल्प हो गया है। ये एक जीवनदायिनी नहर है, जिसे जब 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तो हत्या के बाद शोक संतप्त जनता ने देश के प्रति उनके किए गए कार्यों को समझते हुए उनको सम्मान देने के उद्देश्य से 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया। इससे पहले इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से ही जाना जाता था। ठीक, अब इस तरीके से इस नहर के माध्यम से लगभग 18.5 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई की गई और राजस्थान और उसके आसपास के जो राज्य थे, ऐसे दूर दराज और बीहड़ के क्षेत्रों में हरियाली वाला वातावरण बनाने में इस नहर का प्रमुख योगदान है। अब आते हैं हम टिहरी बांध परियोजना पे। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में टिहरी नामक जिले में ये परियोजना बनाई गई थी। ठीक, ये परियोजना 186 वर्ष पुराने शहर टिहरी में बनाई गई,
जो लगभग जिसके निर्माण होने में काफ़ी समय लग गया। 1972 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी और ये परियोजना बन के तैयार होती है 2006 में। 2006 में सोचिए, ये परियोजना 1972 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी और जो है 2006 में जाके ये परियोजना बन के तैयार होती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। ये परियोजना भागीरथी और भीलगंगा नदियों के मिलन स्थल पर, भागीरथी और भीलगंगा के नदियों के संगम पर यह परियोजना बनाई गई और इस परियोजना के माध्यम से बांध और विद्युत उत्पादन किया गया और सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए गए। इसी बांध के माध्यम से जो है दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता प्रदान की गई। इस तरीके से ये परियोजना भारत के विकास में एक बहुमुखी योगदान अपना सिद्ध करती है। ये 1000 मेगावाट तक बिजली क्षमता उत्पन्न करती है और उसके बाद ये जो है लगभग 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे सिंचाई का संसाधन मुहैया कराती है। टिहरी बांध परियोजना के पढ़ने के बाद या पूरा हो जाने के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्रम जो आपकी किताबों में दिया है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद जल वर्षा संरक्षण के लिए भारत के जो राज्य हैं उन्होंने कौन कौन सी तकनीकों को अपनाया है उसको हम एक नज़र में जानेंगे। भारत का तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां छतों पे वर्षा जल को संरक्षण करना वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए एक कानून ही बना दिया गया है और वर्षा जल को न संरक्षण करने वाले लोग जो छतों पे वर्षा जल प्राप्त होता है वर्षा के महीने में, अगर जो इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। ऐसा नियम बनाने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। उसके बाद हम आते हैं मेघालय में। मेघालय राज्य में बांस के माध्यम से पाइप बना के और वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। ऐसा राजस्थान में भी वर्षा जल को संरक्षण करने का कार्य जो है छतों पे वर्षा जल के इकट्ठा होने के बाद उसको जो है अंडरग्राउंड टैंकों के माध्यम से किया जाता है। ये भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं जो वर्षा जल के संरक्षण को, जो छतों पे वर्षा जल प्राप्त होता है उसके संरक्षण का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे राज्य भी इन राज्यों से सीखते हुए अपने यहाँ भी वो तकनीक अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम जान लेंगे। देखिए, पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, ठीक, और उसके बाद 96.5% भाग जो जल का है वो महासागरों के रूप में है। 2.5% भाग जो जल का है वो मीठे जल के रूप में है, यानी वो नदी और अंटार्कटिका और पर्वतों पे ये जल उपलब्ध है। उसके बाद क्या होगा, विश्व का जो पेय जल है उस 70% पेय जल का अंटार्कटिका में वो मोटी बर्फ की चादरों के रूप में वो जमा हुआ है। उसके बाद 30% जो जल है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हम लोगों के पास उपलब्ध है, ये पेय योग्य जल है। और उसके बाद भारत में जो नवीकरणीय योग्य जल संसाधन है वो 1897 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष अनुमानित है। और उसके बाद तमिलनाडु, मेघालय, इन राज्यों में जो वर्षा जल के संरक्षण की रूफ वाटर कंजर्वेशन की जो तकनीक है उसके बारे में आप जान चुके हैं। अब इस पाठ को आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे, कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य ही पूछेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, उसका जवाब आप अवश्य लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है। उसके बाद नीला ग्रह किसे कहा जाता है। उसके बाद जल विद्युत परियोजना क्या होती हैं। उसके बाद जल प्रपात किसे कहते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि भूगर्भिक जल या भौम जल किसे कहते हैं। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। ओके, थैंक यू। आप रिवीजन करिए और इसी के साथ ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।